नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज फाइनेंस बिल नंबर 2004 पेश किया गया। ये फाइनेंस बिल नंबर 2 इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले एक बार इंटरिम बजट आया था और अब चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद कंप्लीट बजट पेश किया गया, तभी इसका नाम फाइनेंस बिल नंबर 2 2024 है। जहाँ तक मैं जीएसटी के चेंजेस की बात करूँ तो 37 चेंजेस को प्रपोज किया गया है इस बिल में, और ये बिल जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल जाती और जब तक इनसे संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती, ये सिर्फ प्रपोज्ड चेंजेस हैं, ये अभी इफेक्ट में नहीं आए हैं जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट एज वेल एज रेलेवेंट नोटिफिकेशन जारी ना कर दी जाए। टोटल 37 क्लॉजेस हैं फाइनेंस बिल के अंदर। मैं इनको क्लॉजेस बोल रहा हूँ जबकि इनको सेक्शन बोला जाता है, सेक्शन 110 से लेकर सेक्शन 146 फाइनेंस बिल के। बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो आई एम रेफरिंग टू दोज एज क्लोजेस। रीज़न ये है ताकि ये ध्यान रहे, जब मैं क्लोजेस बोलूँ तो वो फाइनेंस बिल का नंबर हो और जब मैं सेक्शन बोलूँ तो वो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन हो, दोनों चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएं। इसलिए जब भी मैं क्लोजेस बोलूँ तो इट मीन्स वो फाइनेंस बिल का रेफरेंस नंबर को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, और जब मैं सेक्शन बोलूँगा तो मैं सीजीएसटी एक्ट को रेफ़र कर रहा हूँ। जो क्लोजेस हैं वो हैं क्लोजेस 110 से लेकर 146, तो टोटल बनते हैं ये 37। मैं 110 पर आऊँ उससे पहले ज़रूरी है कि मैं पहले आपके साथ क्लोज 132, क्लोज 133 और क्लोज 134 शेयर करूं, क्योंकि इन तीनों क्लोजेस का इस पूरे बिल के अंदर बार बार जिक्र है, बार बार इनका रेफरेंस है। अगर इन तीन क्लोजेस को हम पहले समझ लेंगे 132, 133 और 134, तो फिर उसके बाद हमें 110 से लेकर 146 तक पहुंचने में आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं क्लोज 132 की आपके साथ बात करता हूं। हम जैसा कि जानते हैं सेक्शन 73 में नोटिस जारी किया जाता है नॉन फ्रॉड केसेस के लिए, सेक्शन 74 में नोटिस जारी किया जाता है फॉर फ्रॉड केसेस के लिए। फ्रॉड केसेस, मिसस्टेटमेंट एज वेल एज सप्रेशन, और इन तीनों चीज़ों को छोड़कर अगर वो फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन का केस नहीं है तो नोटिस जारी किया जाता है 73 में। 73 में जो ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट है वो 36 महीने, वो एक्चुअली 3 साल है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और 74 के लिए जो ड्यू डेट है ऑर्डर पास करने की वो है 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो 73 में 36 महीने ऑर्डर पास करने के लिए, और 74 में ऑर्डर पास करने के लिए हमारे पास 60 महीने हैं। और जो नोटिस जारी होता है वो नोटिस जारी होता है 3 महीने पहले तक। 73 में इट मीन्स नोटिस जारी हो सकता है 33 महीने तक, और 74 में ऑर्डर तो 60 महीने तक पास करना जरूरी है, बट नोटिस जारी हो सकता है ऑर्डर पास होने से 6 महीने पहले तक, इट मीन्स 54 महीने तक, 54 मंथ्स तक। तो 73 और 74 में नोटिस जारी करने के लिए भी डिफरेंट टाइमलाइन है और ऑर्डर पास करने के लिए भी डिफरेंट टाइमलाइन है। इन दोनों को फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक तो इनको लाइव रखा गया है, बट 1 अप्रैल 2024-25 ऑनवर्ड से कॉमन टाइम लिमिट रह जाएगी, चाहे फ्रॉड केस हो, मिसस्टेटमेंट केस हो, सप्रेशन केस हो, या नॉन फ्रॉड, नॉन मिसस्टेटमेंट और नॉन सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस हो, और उसके लिए एक नए सेक्शन को प्रपोज किया गया है 74 कैपिटल ए। तभी मैं 3 क्लोजेस की बात आपसे पहले कर रहा हूँ। क्लोज 132 जो सेक्शन 73 के बारे में बात कर रहा है, क्लोज 133 जो सेक्शन 74 के बारे में बात कर रहा है, और क्लोज 134 जो कि बात कर रहा है सेक्शन 74 कैपिटल ए जिसको इंसर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्लोज 132 फाइनेंस बिल का क्लोज 132, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो सेक्शन है वो 73 है सीजीएसटी एक्ट का। पहले उसके बारे में बात करते हैं। वो ये कहता है कि सेक्शन 73 में जो मार्जिनल हेडिंग है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लिखा हुआ है, उनको चेंज किया जाएगा और वहाँ कर दिया जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स परटेनिंग टू पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और उसी तरह से सेक्शन 73 एक सबसेक्शन 12 को इंसर्ट किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स परटेनिंग टू पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस बात को सुनकर कुछ ऐसा लगता है जैसे कि
इस सेक्शन का फ्यूचर में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये 23-24 तक के लिए था और 31 मार्च 2024 ऑलरेडी बीत चुकी है, पर ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो नोटिस जारी हो रहे हैं वो 19-20 के जारी हो रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर 20-21 के जारी हो रहे हैं, पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के लिए सेक्शन 73 इफेक्टिव रहेगा। इट मीन्स अगले 2-3 साल तक भी, जब तक कि इसके नोटिस जारी नहीं हो जाते या उनसे संबंधित ऑर्डर पास नहीं हो जाते, सेक्शन 73 का काफ़ी रोल अभी है। उसी तरह से सेक्शन 74 में भी इसी चेंज को किया गया कि सेक्शन 74 की भी जो लाइफ है वो अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की है, पर उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसकी लाइफ अभी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी आगे आने वाले कई साल तक, जब तक कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की नोटिस जारी करने की या ऑर्डर जारी करने की डेट नहीं बीत जाती, सेक्शन 74 का काफ़ी रोल रहेगा। बट फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 74 कैपिटल ए, जिसको प्रपोजल दिया गया इस फाइनेंस बिल नंबर 2 2024 में, और जो कि इस फाइनेंस बिल का क्लोज है 134, और इसको कॉमन बनाया गया है कि सेक्शन 73 का केस हो, मीन्स नॉन फ्रॉड, नॉन मिसस्टेटमेंट, नॉन सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, या सेक्शन 74 का केस हो, मीन्स फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। कॉमन टाइमलाइन होगी नोटिस जारी करने की और कॉमन ही टाइमलाइन होगी ऑर्डर पास करने की। तो मैं सेक्शन 74 ए आपके साथ शेयर करता हूँ। सेक्शन 74 ए का नोटिस जारी किया जा सकता है अगर किसी ने टैक्स नहीं पे किया या टैक्स कम पे किया या रिफंड एरनेसली क्लेम किया या आईटीसी रोंगली अवेल और यूटिलाइज किया। पूरी लैंग्वेज सेम है जो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की है, और चाहे फ्रॉड वाला केस हो चाहे नॉन फ्रॉड वाला केस हो, जो नोटिस जारी किया जाएगा वो सेक्शन 74 कैपिटल ए में किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड से। साथ ही में एक प्रोवाइजो भी है कि अगर ये अमाउंट 1000 रुपये से कम है तो कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इट मीन्स बहुत छोटे केसेस के लिए सेक्शन 74 ए का सहारा नहीं लिया जाएगा, जो कि मिसिंग था पहले सेक्शन 73 या 74 में। 74 सब सेक्शन 2 पूरा, मैं 74 ए का पूरा ही सेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो 74 ए सब सेक्शन 1 था नोटिस जारी करने के लिए। अब 74 ए सब सेक्शन 2, इसके अंदर यह है कि जो नोटिस जारी किया जाएगा ये विद इन 42 मंथ्स जारी किया जाएगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जैसा कि मैंने अभी शेयर किया पहले, सेक्शन 73 में नोटिस जारी करने के लिए हमें 33 महीने मिलते थे, सेक्शन 74 में नोटिस जारी करने के लिए 54 महीने मिलते थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक इन बिटवीन एक लाइन ड्रॉ की है कि नोटिस जो है वो सिर्फ 42 महीने तक जारी किया जा सकता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो एक कॉमन टाइमलाइन बनाने की, अदरवाइज क्या हो रहा था, जिन केसेस में अगर मान लीजिए 73 में नोटिस जारी नहीं हो सकता, अगर टाइमलाइन बीत गई है, तो डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से उनको 74 में कवर करने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, कॉमन टाइमलाइन रहेगी और नोटिस जारी हो सकता है 42 महीने तक फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। और साथ ही मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं, जो ऑर्डर पास किया जा सकता है वो पास किया जा सकता है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ नोटिस। इट मीन्स अगर नोटिस 34 महीने के बाद इशू हुआ है, क्योंकि नोटिस 42 महीने तक इशू किया जा सकता है, अगर नोटिस एज्यूम कीजिए 34वें महीने में इशू हुआ है, तो जो ऑर्डर है जो पास किया जा सकता है वो 46वें महीने तक किया जा सकता है, विच इज़ वेरी वेलकम मूव। कि ऐसा नहीं कि नोटिस तो हमने 10वें महीने में जारी कर दिया और ऑर्डर पास करने के लिए हम पूरे 54 महीने यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑर्डर पास करने के लिए 12 महीने मिलेंगे। हाँ, यदि कमिश्नर या कोई ऐसा ऑफिसर जो कमिश्नर ने ऑथोराइज़ किया हुआ है, जो कि जॉइंट कमिश्नर से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे रीज़न एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से इस टाइमलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो ऑर्डर पास करने के लिए 6 महीने के टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी सेक्शन 74 कैपिटल ए के सारे पॉइंट्स वही हैं जो कि 73 या 74 के थे, कि अगर आपने नोटिस जारी करने से पहले टैक्स और इंटरेस्ट भर दिया, या नोटिस जारी होने के बाद अगर 60 दिन तक भी अगर आपने टैक्स और इंटरेस्ट भर दिया नॉन फ्रॉड केसेस में, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसी तरह से यदि आपने अपनी इच्छा से टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया, यदि फ्रॉड केस है, तो आपको पेनल्टी जो है वो सिर्फ 15% देनी है, जो कि 74 से प्रोविज़न उठा है कि अगर फ्रॉड केस है तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी जमा होगी, बट उतनी ज़्यादा पेनल्टी जमा नहीं होती।
और 73 के केसेस में अगर आपने नोटिस जारी होने से पहले या नोटिस जारी होने के 60 दिन के भीतर भी अगर टैक्स और इंटरेस्ट भर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सारे के सारे प्रोविज़न वही हैं जो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के ही हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पर मैं इतनी बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ख़त्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के लिए जो नोटिस जारी होंगे या जो ऑर्डर पास किए जाएंगे उनके लिए सेक्शन 73 या सेक्शन 74 को ही रेफ़र किया जाएगा। सेक्शन 74 कैपिटल ए विल कम into effect or will come into play only for those notices which pertain to financial year 24-25 onwards and not belong to 23-24। मेरा इन तीनों क्लोजेस को क्लोज 132, क्लोज 133 और क्लोज 134 को आपके साथ शेयर करने का सबसे पहले पर्पज़ यही था, क्योंकि जहाँ भी सेक्शन में 73 और 74 लिखा हुआ है, अब उसके बाद आपको मिलेगा 73 और 74 और 74A, क्योंकि 74A इंसर्ट किया जा रहा है। इट मीन्स उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के लिए तो 73 या 74 और 24-25 ऑनवर्ड 74 कैपिटल है, तो दोनों पीरियड्स को कवर करने के लिए 73 और 74 और 74A इंसर्ट किया गया है मैनी सेक्शंस के बीच में। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम उन सेक्शंस के चेंजेस की अगर बात करें तो वी शुड नो कि 74 कैपिटल ए है क्या। 74 कैपिटल में एक बार आपके साथ फिर 1 मिनट में शेयर करता हूँ। कॉमन टाइमलाइन फॉर इशूइंग नोटिसेस, नाउ देयर नो डिफरेंस एग्जिस्ट कि वो नॉन फ्रॉड केस है या फ्रॉड केस है। जो नोटिस जारी किया जा सकता है वो 42 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और जो ऑर्डर पास करना है वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ नोटिस, और ये 12 महीने को 6 महीने और भी बढ़ाया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा या उसके द्वारा अथराइज किए गए किसी ऑफिसर के द्वारा जो कि जॉइंट कमिश्नर की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 क्लोजेस हैं, क्लोज 132, क्लोज 133, क्लोज 134 फाइनेंस बिल के। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ ये फाइनेंस बिल के सेक्शंस हैं, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम रेफरिंग टू दोज एज क्लोजेस सो एज टू नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। जब मैं क्लोज बोलूँ तो इट मीन्स मैं फाइनेंस बिल के नंबर के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और जब मैं सेक्शन बोलूँ तो इट मीन्स मैं CGST एक्ट को रेफर कर रहा हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ क्लोज नंबर 110 से। सबसे पहला जो चेंज आया है वो सेक्शन 9 में आया है। सेक्शन 9 में हम जानते हैं कि नो टैक्स विल बी लेविड ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब उसके बीच में एक आइटम को और ऐड कर दिया गया है, और वो जो आइटम है वो है अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इट मीन्स अब से जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को कभी भी GST के दायरे में नहीं लाया जा सकता, उसी तरह से अब इस प्रोडक्ट को भी अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को GST के दायरे में नहीं लाया जा सकता, इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। ये पहला चेंज है क्लोज 110 के थ्रू इन सेक्शन 9। सेकेंड जो चेंज है वो है, जो क्लोज है वो 112, और जो CGST का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 कंपोजिट डीलर का है। उसमें यह है कि अगर किसी कंपोजिट डीलर ने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया और अगर उसके ऊपर कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 73 या 74 में रिकवर किया जाना है तो उसमें 73 और 74 की जगह 73 और 74 और 74A को भी इंसर्ट उस सेक्शन के अंदर कर दिया गया है, ताकि अगर डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेना चाहे तो वो सिर्फ 23-24 तक सीमित ना रहे। अगर वो 24-25 ऑनवर्ड का केस है तो दे कैन रिजॉर्ट टू द सेक्शन 74 कैपिटल ए। दिस इज़ द सेकेंड चेंज क्लोज 111। अब मैं क्लोज अगर 112 की बात करूं तो सेक्शन, एक नए सेक्शन को इंसर्ट करने की बात की गई है 11 कैपिटल ए, 11 कैपिटल ए। उसमें यह है कि अगर सपोज कीजिए किसी ट्रेड से कोई, किसी एसोसिएशन से कोई गलती हो रही थी और किसी गुड्स या सर्विस के ऊपर वो किसी सप्लाई के ऊपर जो CGST का रेट पे CGST पे ही नहीं कर रहे थे जबकि CGST बनता था, उनसे कोई कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस में एरर हो रहा था, या जितना GST देना चाहिए था वो उससे कम GST दे रहे थे, या तो GST देना था वो दे ही नहीं रहे थे, या वो दे तो रहे थे पर जितना देना चाहिए था उससे कम दे रहे थे। तो यहाँ पर सेक्शन 11 कैपिटल ए में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, गवर्नमेंट के पास पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल
वो ऐसी इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि उनको पुराना कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लोज में चेंज हुआ है, क्लोज 112, और कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन CGST एक्ट का एक इंसर्ट करने की बात की जा रही है वो है सेक्शन 11 कैपिटल ए। अगला जो चेंज हुआ है वो चेंज है क्लोज 113, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है CGST एक्ट का सेक्शन 13। सेक्शन 13 में जैसा कि हम जानते हैं कि जो सप्लायर होता है उसको इनवॉइस जनरेट करना होता है। ये रिवर्स चार्ज वाले केसेस में है। सप्लायर ने जो इनवॉइस जारी करना होता है तो उसमें ये चेंज किया गया है कि जो सप्लायर वर्ड है उसके आगे ये लिखा गया है जहां पर सप्लायर को इनवॉइस जारी करना है, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जहां सप्लायर को इनवॉइस जारी करना ही नहीं होता, इनवॉइस जारी करना होता है रेसिपिएंट को। तो इस शब्द का कोई रेलेवेंस नहीं था कि इनवॉइस टू बी इशूड बाय सप्लायर, बिकॉज देयर आर केसेस सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय रेसिपिएंट नॉट बाय द सप्लायर। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज की है कि सप्लायर के इनवॉइस के लिए टाइम लिमिट वो मानी जाएगी जहां पर सप्लायर को इनवॉइस जारी करना होता है। और एक क्लोज को इंसर्ट भी किया जा रहा है जिसके बीच में ये लिखा है कि जहां सप्लायर को इनवॉइस जारी करना ही नहीं है, जहां रेसिपिएंट को इनवॉइस जारी करना है, वहां पर जो टाइम लिमिट जो स्टार्ट होगी वो रेसिपिएंट के इनवॉइस को जारी करने से टाइम ऑफ सप्लाई को कंसिडर किया जाएगा। तो लॉ में जो एक कमी थी कि वेयर इनवॉइस टू बी इशूड बाय सप्लायर बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां सप्लायर को इनवॉइस जारी करना ही नहीं होता, तो उन्होंने लिख दिया कि सप्लायर की टाइम ऑफ सप्लाई उस डेट से मानी जाएगी जहां पर उसको इनवॉइस जारी करना होता है, और जिन केसेस में सप्लायर को इनवॉइस जारी करना ही नहीं होता उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई का रेफरेंस उस डेट से माना जाएगा जहां इनवॉइस जारी किया जाएगा रेसिपिएंट के द्वारा। तो ये है क्लोज 113। जो अगला जो क्लोज है 114 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोज है और इससे सेक्शन 16 में चेंज की बात की जा रही है। सेक्शन 16(4) के बाद जो कि टाइम लिमिट बताता है कि साल ख़त्म होने के बाद आप 30 नवंबर तक ITC क्लेम कर सकते हैं, उसमें अब एक नया सेक्शन 16(5) को इंसर्ट करने की बात की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 या 20-21 अगर किसी ने अपनी 3B 30 नवंबर 2021 तक भी भर दी है तो उसको ITC मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स ये सेक्शन 16(5) 16(4) के ऊपर ओवरराइड करेगा। ये नॉट विथ स्टैंडिंग है ओनली फॉर दिस 4 ईयर्स। इट मीन्स 21-22, 22-23, 23-24 ऑनवर्ड के लिए तो 16(4) अप्लाई करेगा, बट अगर पुराने वाले साल हैं 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 अगर किसी ने 3B 30 नवंबर 2021 तक भी भर दिया है तो वो ITC लेने के लिए एलिजिबल रहेगा। अगला भी एक चेंज 16(4) में ही सेक्शन 16(6) को इंसर्ट करने की बात की गई है। 16(6) भी काफ़ी रेलेवेंट है कि सपोज कीजिए अगर किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो जाता है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का नंबर 31 जनवरी 2024 को कैंसिल कर दिया जाता है और कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जिनका वो क्रेडिट ले नहीं पाया और वो अपनी रिटर्न भी भर चुका अब वो अपनी रिटर्न भर भी नहीं सकता। अगर 31 जनवरी 2024 बोलूं तो वो जो क्रेडिट क्लेम कर सकता था वो क्लेम कर सकता था 30 नवंबर 2024 तक का, 30 नवंबर 2024 तक। अब एज्यूम कीजिए उसका जो नंबर जो रिवोक हुआ, सपोज कीजिए वो उसका नंबर दोबारा एक्टिव कर दिया जाता है, वो नंबर एक्टिव हुआ 31 जनवरी 2025 को और 30 नवंबर 2024 ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो ऐसे केस में भी इसको ITC मिल जाएगा यदि उसका नंबर जब रिवोक होता है वो विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न को फाइल कर दे। तो ये भी एक वेलकम चेंज है जो सेक्शन 16(6) इंसर्ट करने की बात की जा रही है। उसके बाद जो अगला चेंज है वो है क्लोज 115। रेलेवेंट जो सेक्शन है CGST एक्ट का सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि ब्लॉक क्रेडिट से संबंधित है। ब्लॉक क्रेडिट में अगर 17(5) क्लोज I में देखें तो ITC का क्रेडिट नहीं मिलता यदि किसी ने कोई टैक्स पे किया हो सेक्शन 74 में, सेक्शन 129 में या सेक्शन 130 में, तो वो ब्लॉक क्रेडिट रहता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। पर जैसा कि अब हम जानते हैं कि अब 129 130 में तो टैक्स पे होता ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ पेनल्टी ही पे होती है। तो 129 और 130 को यहाँ से ओमिट कर दिया गया, यहाँ पर सिर्फ रह गया सेक्शन 74। और सेक्शन 74 भी जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि 74 की जो लाइफ है वो सिर्फ 31 मार्च 24 तक के लिए रह जाएगी। जो नोटिसेस या जो ऑर्डर परटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर
23-24 तक के लिए। तो लॉ में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि 17 सबसेक्शन 5 क्लोज आई की जो लैंग्वेज रह जाएगी कि ब्लॉक क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा यदि किसी ने टैक्स पे किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर 74A का रेफरेंस नहीं आया, तो इससे मेरे विचार में ये इन्फर किया जा सकता है कि अब से यदि कोई 74A में अगर कोई टैक्स जमा कराएगा तो उसके ऊपर ब्लॉक क्रेडिट का प्रोविज़न अप्लाई नहीं करेगा और उसको क्रेडिट मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं इंटरप्रिटेशन कर पा रहा हूँ ये इंटरप्रिटेशन ठीक रहे, क्योंकि पहले 74 में अगर किसी ने टैक्स पे किया तो वो ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में था, उसका आईटीसी नहीं मिलता था। बट क्योंकि अब 74 की लाइफ सिर्फ 31 मार्च 24 तक के लिए है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड 74A आ जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि कोई 74A में अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भरेगा तो टैक्स ब्लॉक क्रेडिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। अगला जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सेक्शन 21 में, जिसके लिए जो रेलेवेंट क्लोज है वो है क्लोज 116। क्लोज अगर हम सेक्शन 21 की बात करें CGST एक्ट की, तो वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। यदि उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया हो तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी की जो रिकवरी है वो 73 या 74 में होती है, तो उसमें 73 या 74A को भी इंसर्ट साथ में कर दिया गया है। और 74A दोज वर्ड्स हैव बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 21 और शुड आई से क्लोज 116 ऑफ फाइनेंस बिल नंबर 2 2024। उसके बाद जो चेंज है वो है क्लोज 117 में, फाइनेंस बिल का क्लोज नंबर 117। CGST एक्ट का जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में अगर मैं आपसे बात करूं, ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। वो कहता है कि अब प्रॉपर ऑफिसर कुछ ऐसी शर्तें भी लगा सकता है जो कि प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं बाय वे ऑफ चेंज इन रूल्स। तो अब अगर किसी का नंबर रिवोक होगा तो वो हो सकता है कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के साथ हो, और वो कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन कौन सी होंगी जो कि प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं। तो उनके लिए हमें रूल की वेट करनी पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगला जो चेंज है वो है क्लोज 118 में। क्लोज 118 में जो रेलेवेंट सेक्शन है CGST एक्ट का वो सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 इशू ऑफ इनवॉइस के साथ संबंधित है। उसके अंदर ये चेंज हुआ है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं वो तो कोई इनवॉइस जारी करते ही नहीं है। इनवॉइस जारी किया जाता है सेक्शन 9(4) में रेसिपिएंट के द्वारा। तो जो इनवॉइस जारी किया जाएगा रेसिपिएंट के द्वारा वो विद इन द पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब। तो इसके लिए भी कोई ना कोई रूल आएगा कि ये इनवॉइस रेसिपिएंट के द्वारा कब तक जारी किया जा सकता है। और जहाँ तक मैंने अनरजिस्टर्ड की बात बोली, ऐसे TDS डिडक्टर जिन्होंने सिर्फ सेक्शन 51 के कारण रजिस्टर हुए हैं उनको भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर की डेफिनेशन में माना जाएगा। तो उनसे संबंधित भी यदि किसी ने ऐसे सप्लायर से सर्विस ली है जो कि रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51 मीन्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो उसको भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर ही माना जाएगा, जहां रेसिपिएंट के द्वारा इनवॉइस जारी किया जाएगा विद इन द पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, जिसके लिए हमें रूल की वेट करनी पड़ेगी कि रेसिपिएंट को कितना पीरियड प्रेस्क्राइब किया जाएगा। अगला जो चेंज है वो है क्लोज 119। जो CGST एक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 35। सेक्शन 35 में बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं हर रजिस्टर्ड पर्सन को। यदि उसके पास किताबों में तो स्टॉक ज़्यादा है बट असल में उसके पास स्टॉक उतना नहीं है, प्रोवाइडेड वो स्टॉक इस वजह से कम ना हुआ हो कि वो डिस्ट्रॉय, लॉस्ट या किसी वजह से स्टॉक कम हो गया हो, किसी नेचुरल रीज़न की वजह से। यदि किसी की किताबों में स्टॉक ज़्यादा है और पर सच में उसके पास उतना स्टॉक नहीं है, तो उसको माना जाएगा कि ये स्टॉक उसने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है और इस टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह को रिकवर किया जाता था 73 या 74 में। तो अब इसके साथ 73-74 के साथ 74A को वर्ड्स को भी इंसर्ट कर दिया गया है। तो काफ़ी रेलेवेंस है 74A का। 73-74 आर रेलेवेंट ओनली अप टू 31 मार्च 2024 एंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड सेक्शन 74 कैपिटल A विल कम इनटू प्ले। सेक्शन 120 में क्लोज 120 फाइनेंस बिल का रेलेवेंट जो सेक्शन है CGST एक्ट का वो है सेक्शन 39। सेक्शन 39 में हम जानते हैं कि
रिटर्न फाइल की जाती है, उसके बीच में ये चेंज है कि जो टीडीएस डिडक्टर होते हैं सेक्शन 51 में, ये सिर्फ उनको ही रिटर्न फाइल करनी होती है जिन्होंने टैक्स काटा है। अगर किसी ने टैक्स नहीं काटा तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये रिटर्न फाइल करने के लिए उनको जो टाइम मिलता था वो मंथ ख़त्म होने के बाद 10 दिन मिलते थे। अब इसके बीच में ये चेंज है कि अब रिटर्न को उस पीरियड में फाइल करना है जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया जाएगा, और अब चाहे टैक्स काटा है या चाहे टैक्स नहीं काटा, हर किसी को मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी। दिस इज द चेंज इन सेक्शन 39। पहले कंडीशन ये थी कि सेक्शन 51 में टीडीएस वाले में सिर्फ उन्हीं को रिटर्न फाइल करनी होती थी जिन्होंने टैक्स काटा है, उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी होती थी जिन्होंने सपोज कीजिए कोई भी टैक्स नहीं काटा। तो जिससे क्या हो रहा था, किसी महीने में किसी टैक्स डिडक्टर की रिटर्न आ रही थी, किसी महीने में नहीं आ रही थी। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आप नहीं भी कर रहे, आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, एवरी मंथ फाइल कीजिए, सो दैट वी गेट टू नो कि आपका कोई टैक्स काटना नहीं बनता है। अगला जो चेंज है वो क्लोज 121 में कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है वो है सेक्शन 49। सेक्शन 49 में ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि किस तरह से टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी को किस ऑर्डर में एडजस्ट किया जाएगा या उन्हें पे किया जाएगा। उसी के बीच में 49 सबसेक्शन 8 क्लोज सी में 73 और 74 भी लिखे हुए थे। तो अब जहाँ 73 और 74 लिखा हुआ है वहाँ पर 74 कैपिटल ए वर्ड्स को भी साथ में इंसर्ट कर दिया गया है। उसी तरह से सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जहाँ इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होना है, तो वहाँ पर भी ये था कि अगर आपका नोटिस जारी हो गया और अगर उसके बाद किसी ने टैक्स भरा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो सिर्फ 73 या 74 का नोटिस के बारे में बात कर रहे थे, अब 74 कैपिटल ए भी उसके साथ इंसर्ट कर दिया गया है। अगला जो चेंज हुआ है सेक्शन 51 में हुआ है टीडीएस डिडक्टर। यदि कोई टीडीएस डिडक्टर डिफ़ॉल्ट करता था, उससे जो अमाउंट जो रिकवर करने का जो मैकेनिज्म था वो 73 या 74 में था, अब 74 कैपिटल ए को भी साथ में इंसर्ट कर दिया गया है। ये है क्लोज 123। सेक्शन 50 वाला जो क्लोज था वो था क्लोज 122। सेक्शन 49 वाला जो क्लोज था वो था क्लोज 121। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज 124 की, रिफंड वाले केस की। इसके बीच में जो चेंज ये हुआ है, यदि कोई गुड्स जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी और वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे आउट ऑफ कंट्री, तो उनके ऊपर रिफंड नहीं मिलता था। अब इस प्रोविज़न को वाइड कर दिया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्सपोर्ट किया जाए आउट ऑफ कंट्री विदाउट जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर वो जीरो रेटेड गुड्स हैं तब भी उनके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स गुड्स चाहे एक्सपोर्ट हों या गुड्स चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई किए जाएं, अगर ऐसे गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उन पर रिफंड नहीं मिलेगा। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आईजीएसटी एक्ट में भी प्रपोज कर दिया गया है। अगला जो चेंज है वो है सेक्शन 61 में, जिसका क्लोज है क्लोज 125। सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के ऊपर है, जिसके बीच में स्क्रूटनी की जाती है ASMT 10 के द्वारा। ASMT 11 में रिप्लाई दिया जाता है। अगर ASMT 11 के रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई ना हो तो सेक्शन 65, 66, 67, 73 और 74 को किसी भी एक्शन में प्रोसीडिंग को बढ़ाया जा सकता था, रिकोर्स लिया जा सकता था। अब 73 और 74 के बाद 74A को भी इंसर्ट कर दिया गया। तो लॉजिकल चेंज है, जहाँ भी 73 या 74 आ रहे हैं उसके साथ 74A वर्ड्स को इंसर्ट कर दिया गया, ताकि पीरियड अप टू पीरियड फाइनेंशियल ईयर 23-24 भी कवर रहे और 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स के लिए 74A भी प्ले में आ जाए। अगला जो चेंज है वो है सेक्शन 62 में, जिसका क्लोज नंबर है सेक्शन 126। उसके अंदर ये चेंज है कि यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है सेक्शन 62 में, और ये होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंसिस्टेंट रिटर्न इन सेक्शन 73 और 74। तो इसमें अब 74A को भी इंसर्ट कर दिया गया है। अगला जो चेंज है वो है क्लोज 127। सेक्शन 63 इसका कॉरस्पॉन्डिंग CGST है। ये भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ही सेक्शन है, जिसमें कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात की जाती है। ऐसे पर्सन जिनका या तो नंबर 29 सबसेक्शन 2 में डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया हो, या ऐसे व्यक्ति जिनको नंबर लेना था पर जिन्होंने नंबर लिया ही नहीं, तो ये सेक्शन 63 में उनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है
और ये होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74। तो 74 कैपिटल ए उसके साथ इंसर्ट कर दिया गया है। अगला जो चेंज है वो है सेक्शन 64 में। सेक्शन 64 बेस्ट समरी असेसमेंट का सेक्शन है। वो ये है कि अगर उसमें अगर ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाए समरी असेसमेंट के ऑर्डर को, तो 73 या 74 की प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। तो अब 73 और 74 के बाद 74 कैपिटल ए का भी जिक्र इसके साथ कर दिया गया। अगला जो चेंज है वो है सेक्शन 65 में। क्लोज है क्लोज 129। सेक्शन 65 है ऑडिट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। उसके बीच में ये होता है कि यदि कुछ टैक्स वगैरह कुछ डिटेक्ट कर रही है अगर ऑडिट टीम, अगर कोई वो जमा नहीं कराता या प्रॉपर ऑफिसर नोटिस जारी करे तो वो 73 या 74 में नोटिस जारी कर सकता है। तो अब 73 74 के बाद 74 कैपिटल ए का भी इन वर्ड्स को भी इंसर्ट कर दिया गया है। उसी तरह से अगला जो क्लोज है वो है क्लोज 130। कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है वो है सेक्शन 66। सेक्शन 66 में ऑडिट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, जो कि स्पेशल ऑडिट कहलाता है। यदि उनके द्वारा भी कोई लीकेज वगैरह फाइंड की जाती है तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस जारी कर सकता है 73 या 74 में। अब उसके साथ 74 ए को भी इंसर्ट कर दिया गया है। अगला जो चेंज है क्लोज 131। कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है CGST एक्ट का वो है सेक्शन 70। सेक्शन 70 जैसा कि हम जानते हैं संबंध से संबंधित है, तो इसमें अब एक नए सेक्शन को इंसर्ट करने की बात की गई है। सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए। उसके बीच में ये कहा गया है कि जिसको समन दिया जाएगा तो वो भी अपीयर हो सकता है या उसका अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकता है। दिस इज़ वेलकम चेंज। पहले ऐसा नहीं था, पहले पर्सन के बारे में ही लिखा हुआ था। हाँ, ऐसा जरूर है एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट, तो अभी भी ऑफिसर के पास डायरेक्शन की पावर तो ज़रूर है कि वो लिख सकते हैं या तो आप प्रेजेंट हो जाइए या आपका अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो जाए। और ऐसा पर्सन जो अपीयर होता है वो जो भी कहेगा वो सच कहेगा, और जो भी वो स्टेटमेंट या ऐसे डॉक्यूमेंट देगा वो माना जाएगा कि वो बिल्कुल ट्रूथ है, वो ट्रूथ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगला जो क्लोज है वो है क्लोज 132 सेक्शन 73, जो कि पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगला जो क्लोज है वो है क्लोज 133 सेक्शन 74, जो पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और अगला जो क्लोज है सेक्शन 134 क्लोज 134 सेक्शन 74 कैपिटल ए, जो पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगला जो चेंज जो प्रपोज किए गए हैं वो किया गया है क्लोज 135 और सेक्शन 75 के अंदर चेंज है। सेक्शन 75 में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई स्टे वगैरह लग जाता है तो 73 या 74 में उतना ही टाइम नोटिस जारी करने के लिए भी बढ़ जाता है और उतना ही टाइम ऑर्डर जारी करने के लिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्टे वाले पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अब क्योंकि 73 और 74 के साथ 74 कैपिटल ए भी है, तो 74 ए को भी साथ में इंसर्ट कर दिया गया है कि यदि 74 ए का कोई नोटिस या कोई ऑर्डर, कोई ऐसा इंटरवेनिंग पीरियड है जिस पर स्टे लगा हुआ है, तो जो पीरियड मैंने बताए थे 42 महीने या नोटिस जारी होने के बाद प्लस 12 मंथ्स, उतने पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इट मीन्स उतना पीरियड 74 कैपिटल ए के लिए बढ़ जाएगा। तो जहाँ भी 73 या 74 का जिक्र है वहाँ पर 74 कैपिटल ए को इंसर्ट कर दिया गया है। अगला जो चेंज है वो है क्लोज 136 में। कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है वो है सेक्शन 104। सेक्शन 104 एडवांस रूलिंग की जो जजमेंट है वो वॉइड हो जाती है इन सर्टेन केसेस, और अगर वॉइड हो जाती है तो ऐसे केसेस में केस दोबारा से भी खुल सकता है। तो जब केस दोबारा खुलता है तो 73 और 74 में जितना टाइम एडवांस रूलिंग ने लिया उतने पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अब सिर्फ 73 74 का पीरियड ही एक्सक्लूड नहीं करना, 74 कैपिटल ए को भी उसके साथ में रखा जाना जरूरी है। तो यही वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं 73 और 74 और सेक्शन 74 कैपिटल ए। दिस इज द चेंज इन सेक्शन 104 विच इज क्लोज नंबर 136। अब मैं क्लोज नंबर 137 की बात करता हूँ। क्लोज नंबर 137 सेक्शन 107 से संबंधित है। सेक्शन 107 अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, और इसके बीच में जो मैक्सिमम जो प्री डिपॉजिट का अमाउंट था वो था 25 CR, उसको रिड्यूस करके अब 20 CR का प्रपोजल रखा गया है। और साथ के साथ ये भी है कि अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगर कोई
डिमांड को एनहांस करना चाहती है तो उसको ऑर्डर उसी टाइम लिमिट में इशू करना होता है जो कि 73 या 74 की अपर लिमिट है। तो अब 73, 74 के साथ 74 कैपिटल ए को भी इंसर्ट कर दिया गया कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स के बाद का केस होगा तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगर कोई डिमांड वगैरह एनहांस करना चाहती है, इट हैज़ टू बी विद इन द टाइम लिमिट्स गिवन फॉर इशूइंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 74 कैपिटल ए। अगला जो चेंज है वो चेंज है सेक्शन 109 में। क्लोज जो है वो 138 है। क्लोज 138 ये कहता है कि सेक्शन 109 में हम ये चेंज कर रहे हैं कि अगर कोई एंटी प्रॉफिटरिंग वाला केस होगा तो उस केस को ट्रिब्यूनल देख सकता है, पर ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ही उनको देखेगी और कोई नहीं देखेगा। इट विल बी, अगर एंटी प्रॉफिटरिंग वाला केस है तो ये ट्रिब्यूनल के द्वारा देखा जाएगा, बट उनकी प्रिंसिपल बेंच के द्वारा देखा जाएगा। इसके बाद जो अगला चेंज है वो है क्लोज 139 में। क्लोज 139 के अंदर प्री डिपॉजिट के अमाउंट को चेंज किया गया है। वो ये किया गया है कि जहाँ पर पहले ट्रिब्यूनल के पास जो प्री डिपॉजिट जो हमें जमा कराना होता था वो होता था 20% को 10% कर दिया गया है। तो इट मीन्स अगर कोई फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और वो ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहता है तो उसको पहले प्री डिपॉजिट 20% करना होता था, वो अब 10% रह जाएगा। वेलकम मूव है। उसी तरह से जो अपर लिमिट है वो 50 CR थी अंडर CGST एक्ट और 50 CR ही थी SGST एक्ट में, और अगर IGST एक्ट रेफर करें तो 100 CR थी। तो यहाँ पर इस लिमिट को भी 50 CR की लिमिट को घटाकर 20 CR कर दिया गया है। तो जो SGST एक्ट में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा वो 20 CR है, और IGST एक्ट में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज प्रपोज कर दिया गया है। मैक्सिमम लिमिट जो रह जाएगी प्री डिपॉजिट की, इट विल बी 40 CR। IGST इज ऑलवेज सम टोटल ऑफ C एंड S। और 112 में एक और भी चेंज है कि अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई ना हो तो ट्रिब्यूनल के पास आप जो अपील कर सकते हैं वो विद इन 3 मंथ्स कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिब्यूनल अभी बना ही नहीं है तो ये 3 महीने उस दिन से जारी किए जाएंगे, उस दिन से माने जाएंगे जब ऑर्डर पास होगा या ऐसी डेट जो कि नोटिफाई की जाएगी। तो इसके लिए ज़रूर नोटिफिकेशन आएगी कि ये 3 महीने कब से काउंट होंगे, बट उससे पहले ट्रिब्यूनल का तो बनना ही ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला चेंज है वो है क्लोज 140। क्लोज 140 का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शनल चेंज है वो है सेक्शन 122 में। सेक्शन 122 में पेनल्टी सिर्फ उन्हीं ई कॉमर्स ऑपरेटर पर लगेगी जो कि ऐसे डीलर्स को काम करने देते हैं अपने पोर्टल के थ्रू जो कि लायबल हैं TCS कलेक्ट करने के लिए। अगर TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं है तो उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। इट मीन्स सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 कैपिटल B में हर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, उन्हीं ई कॉमर्स ऑपरेटर पर पेनल्टी लगेगी जो कि लायबल हैं TCS कलेक्ट करने के लिए। अगला जो चेंज है वो है क्लोज 141। कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है CGST एक्ट का वो है 127 सेक्शन ये कहता है कि कोई पेनल्टी सिर्फ उन्हीं सेक्शन में लग सकती है जो कि 73, 74, 129 या 130 वाले सेक्शन नहीं है। आपको 127 सेक्शन को रेफ़र भी करना पड़ेगा, उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। इट मीन्स अगर 73 या 74 का सेक्शन है तो उस केस में अगर 73, 74 या 129, 130 में पेनल्टी पहले से ही लग चुकी है तो किसी और सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो अब क्योंकि 73 या 74 थे, यहाँ पर 74A को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगला जो सेक्शन जो चेंज किया, जो प्रपोज किया गया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, और वो उसका जो क्लोज है वो है क्लोज 142, और जिसके द्वारा एक नए सेक्शन को इंसर्ट करने की बात की जा रही है, सेक्शन 128 कैपिटल ए को। और उसके बीच में ये कहा गया है कि अगर आपको नोटिस जारी हुआ है फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 या 19, 20 का, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो आप सिर्फ टैक्स जमा करा दीजिए, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ हो जाएगा। किस दिन तक जमा कराना है इसमें लिखा है, वो डेट को नोटिफाई किया जाएगा। पर अगर मैं 53rd GST काउंसिल मीटिंग के हवाले से बात करूं तो वो बात ऑलरेडी बता दी गई थी, वो डेट बता दी गई थी। वो डेट थी 31 मार्च 2025। उसी तरह से सपोज कीजिए अभी नोटिस जारी हुआ और उसके बाद ऑर्डर भी जारी हो चुका है। इन दैट केस आल्सो भी अगर आपने अपील भी फाइल कर दी है तब भी आप अपील को विड्रॉ कीजिए और सेक्शन 128 कैपिटल ए का सहारा लेकर सिर्फ टैक्स जमा करा दीजिए, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी
माफ़ हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपकी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी ऑर्डर पास कर चुकी हो और ट्रिब्यूनल के पास तो अभी आपने अपील लगाई नहीं होगी, हो सकता है अभी आपने अपील लगानी हो। इन दैट केस भी अगर आप वो टैक्स जमा करा दें जिस टैक्स को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया अपने ऑर्डर के बीच में, अगर उतना जमा करा देंगे तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं रहेगा और जितना आपने प्री डिपॉजिट दिया है वो एडजस्ट हो जाएगा। बट साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, यदि आप सेक्शन 128 कैपिटल ए का यूज़ लेते हैं कि सिर्फ टैक्स जमा कराते हैं और इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं जमा कराते हैं, तो बाद में आप 128 ए में जो आप जमा करवा रहे हैं इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। इट मीन्स आपने ये कह दिया, आपने मान लिया कि हम लिटिगेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम 17, 18, 18, 19, 19, 20 क्योंकि जीएसटी के इनिशियल ईयर्स थे, अगर टैक्स जमा करवा दिया है और इंटरेस्ट पेनल्टी की छूट भी मिल रही है तो इट मीन्स अब आप जमा करवा रहे हो। अगर आपने अपील भी फाइल कर दी है तो पहले आप अपील विड्रॉ कर लीजिए, तब इस सेक्शन का सहारा ले लीजिए। पर उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट या पेनल्टी पहले से जमा करवा दिया है उनको रिफंड नहीं मिलेगा। ये भी सेक्शन 128 कैपिटल ए में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला जो चेंज है वो सेक्शन 140 के अंदर चेंज है। जो क्लोज नंबर है वो है 143 और जो कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है वो है सेक्शन 140। सेक्शन 140 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर है, उसमें ये लिखा था इनवॉइस रिसीव्ड आफ्टर द ऑन और आफ्टर अपॉइंटेड डे। इट मीन्स इनवॉइस जो रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 1 जुलाई या 1 जुलाई 2017 के बाद। इसमें ये चेंज किया गया है कि चाहे इनवॉइस पहले रिसीव हुआ हो या बाद में रिसीव हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए। तो इन्होंने प्री पीरियड भी कवर कर दिया है, अगर इनवॉइस पहले भी मिल चुका हो तब भी इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगला जो चेंज है वो है क्लोज 144 में। जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 171 सीजीएसटी एक्ट का। वो ये कहता है कि अब एंटी प्रॉफिटरिंग के केस में एक टाइम के बाद कोई नई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और वो जो डेट जो आएगी, अगर हमने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में देखें तो उसमें भी इस डेट का लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई नई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बीच में ये भी था कि अगर आप इनके किसी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं और अब उस अथॉरिटी को रिप्लेस करके जो वर्ड कर दिए गए हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल कर दिए गए हैं। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी कौन इनकी अपील को सुनेगा? प्रिंसिपल बेंच। उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज सेक्शन 109 में प्रपोज किया गया, जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगला जो क्लोज है वो है क्लोज 145, जिसके लिए शेड्यूल 3 के अंदर चेंज हुआ है और एक नई एंट्री, एक नया पैराग्राफ इंसर्ट किया गया है। शेड्यूल 3 उन ट्रांजैक्शन की बात करता है जिनको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। तो उसके बीच में एक एंट्री को इंसर्ट किया गया, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बेसिकली इंसर्ट किए गए हैं। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, और सेक्शन पैराग्राफ 10 में जिस एंट्री को ऐड किया गया वो है सर्विस बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर। तो इट मीन्स अब ऐसी 2 सर्विसेज को या ऐसी 2 ट्रांजैक्शन को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और जो लास्ट क्लोज है 146, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई सेक्शन नहीं लिखा गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई सेक्शन क्यों नहीं लिखा गया। वो ये है कि जो मैंने आपसे पहले एक सेक्शन 16(4) की बात की थी कि आप 17, 18, 18, 19, 19, 20 या 20, 21 के लिए क्रेडिट 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने 3B फाइल कर दी थी तब भी वो टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा। पर यदि किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है या आईटीसी को रिवर्स कर दिया है, उनको रिफंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बजट के चेंजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि क्लोज नंबर 110 से लेकर 146 तक थे, जिनको मैंने क्लोज बोला है जबकि वैसे ये सेक्शंस हैं, पर इनको सिर्फ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, जहाँ भी मैंने क्लोज बोला है उसको फाइनेंस बिल नंबर 2 2024 से लिंक करके देखा जाए, और जहाँ भी मैंने सेक्शन बोला है उस सेक्शन को सीजीएसटी एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन के साथ अटैच करके देखा जाए। इसके साथ 4 चेंजेस आईजीएसटी एक्ट में भी हुए हैं। वो जो सीजीएसटी एक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन को चेंज कर दिया गया। वो उन चेंजेस को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डिट्टो सेम है जो कि सीजीएसटी एक्ट से उठाए गए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। धन्यवाद।